नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला करंट अफेयर की नई क्लास लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने, जिसमें हम आने वाले 1 घंटे में पढ़ेंगे करंट अफेयर के 10 सवाल और जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, YouTube की एकमात्र करंट अफेयर की क्लास जिसमें हम करंट की खबरों को पढ़ते ही नहीं, साथ साथ समझते हैं और उन्हें याद भी करते हैं। और मेरा दावा है कि अगर एक साल आप मेरे साथ ये करंट अफेयर पढ़ेंगे तो फर्क अपने आप आने वाले अपने एग्जामों में आप देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। सक्सेस इज द सम ऑफ ऑल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट। दोस्तों, सक्सेस जो सफलता होती है वो परिणाम होती है कि जो मेहनत हमने लगातार रात दिन पिछले दिनों में की है उसका रिजल्ट होती है सफलता। यानी जो छोटी छोटी चीज हम दिन प्रतिदिन करते रहते हैं, उनको अपनी आदत बना लेते हैं, एक दिन वो इकट्ठा होकर बड़े रूप में हमें दिखाई देती हैं, जिसे हम रिजल्ट कहते हैं। तो दोस्तों, लगातार आप छोटी छोटी मेहनत करते रहिए और बढ़ते रहिए अपनी सफलता की ओर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हाल ही में जारी आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? दोस्तों, अभी क्या हुआ है, अभी भारत ने एक अद्वितीय आर्थिक सफलता हासिल की है। इसने क्या किया है, 2025 में जापान को पीछे छोड़कर भारत भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और इसने किसको पीछे छोड़ा है? इसने जापान को पीछे छोड़ा है। अगर वर्तमान भारत की जीडीपी की मैं बात करूं तो भारत की वर्तमान जीडीपी 4.18 ट्रिलियन की है। ट्रिलियन की भारत की अर्थव्यवस्था है। ये इतना सुधार भारत में हुआ कैसे है? तो भारत में इस सुधार का कारण जो है उसका है भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति। भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति। दूसरा क्या है कि भारत की एक जो बड़ी जनसंख्या है वो यहाँ की मांग को हमेशा ऊपर रखती है। जब मांग ऊपर रखती है तो लोग उत्पादन भी ज्यादा करते हैं, यानी मांग ज्यादा तो उत्पादन भी बढ़ता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। तो दूसरा इसका कारण क्या हुआ? स्थिर घरेलू मांग। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण हमारी सरकार जो नीतियां बना रही है उनसे क्या है, हमारे संरचनात्मक सुधार हो रहे हैं। तो उस सुधारों के कारण भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ रही है। इन 3 कारणों से हमारी अर्थव्यवस्था को बूम मिला है और भारत चौथी अर्थव्यवस्था के साथ साथ विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। अगर आपसे कोई पूछे विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन सी है तो वो भारत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में मांग ज्यादा है और भारत अच्छी तरह से अपना ग्रो कर रहा है। अगर मैं बात करूं पिछले 2025-26 की पहली दो तिमाही में भारत की जो जीडीपी दर है वो कितनी रही है? तो जीडीपी जो दर रही है भारत की, तो पहला जो क्वार्टर रहा था उसमें भारत की जीडीपी 7.8 थी। 7.8% की गति से बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तिमाही में बात करूं, दूसरी तिमाही में भारत की 8.2% की तेजी इसने दर्ज की है। विश्व में कोई और अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है जो इतनी तेजी से बढ़ रही हो। और उम्मीद है कि हम अभी तो चौथे स्थान पर आए हैं और उम्मीद है कि 2030 तक हम जर्मनी को पीछे छोड़कर किस स्थान पर आ जाएंगे? तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ऐसा हमने उम्मीद की है। क्यों की है? क्योंकि सब हमारे लक्ष्य के अनुसार हम 2030 तक 7.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। अगर हम इस लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर भारत आने वाले दिनों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। पहली दो कौन से हैं? तो पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है।
और तीसरे नंबर पर अभी जर्मनी है, जिसे हम पीछे छोड़ देंगे कब तक, 2030 तक, ऐसा उम्मीद जताई गई है। ठीक है, तो सभी की उम्मीद है कि भारत इसको पीछे छोड़ देगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो हमारे विश्व बैंक है, विश्व बैंक उसने बताया है, आईएमएफ ने भी उम्मीद जताई है, और साथ ही फिंच जो रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने भी अनुमान जताया है। इनके अनुसार भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर होगी 6.5% की होगी। इन्हें कहा है कि 6.2 की होगी। बाकी फिंच जो एक रेटिंग एजेंसी है, इसके द्वारा अनुमान लगाया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4 की गति से 2026 में बढ़ने वाली है। इन सभी को देखते हुए लगता है कि भारत आसानी से इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। दूसरा बात करें, आप कह रहे होंगे ये जीडीपी क्या होती है? जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, इसको भी जान लेते हैं। देखो, एक ये हमारा है प्यारा, अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं तो यह है हमारा प्यारा भारत, कुछ ऐसा बनेगा। इसमें जितना भी एक साल में एक निश्चित तिथि के अंदर जितना भी एक देश की सीमाओं के भीतर उत्पादन होता है किसका, वस्तु और सेवाओं का, उसको हम उस देश की जीडीपी कहते हैं। किसका? एक वर्ष में किसी देश की सीमाओं में, किसी देश की सीमाओं के भीतर, सीमाओं के भीतर जितना उत्पादन होता है, भीतर उत्पादन, उत्पादन किसका? वस्तुओं का प्लस सेवाओं का जो उत्पादन होता है, उसको हम उस देश की जीडीपी कहते हैं। और वृद्धि कैसे, कि पिछले साल की तुलना में कितनी उसमें वृद्धि हुई, इस आधार पर हम इसकी वृद्धि दर्ज करते हैं। दोस्तों, एक आपको मिलेगा जीएनपी, ग्रोस नेट प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि जो ये देश है, मान लो भारत देश है, भारत के निवासियों द्वारा, ये जो भारत के निवासी हैं या भारत के जो नागरिक हैं, नागरिक कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, नागरिक जो हैं एक साल में कितना धन कमाते हैं, उसे ग्रोस नेट प्रोडक्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के कुछ लोग जो विदेश में भी रहेंगे, वो यहाँ से पैसा कमा के भारत में भेजेंगे, और जो यहाँ भारत में विदेशी होंगे, वो पैसा कमाकर यहाँ भेजेंगे। तो जो भारत से पैसा कमा रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं, तो वो भारत की जीडीपी में कुछ योगदान नहीं करने वाला। कहने का मतलब है भारत की आर्थिक स्थिति को नहीं बढ़ाने वाला, सिर्फ ये कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन नेट प्रोडक्ट में वास्तव में कितना भारतीय द्वारा कमाया गया, वो रकम निकल के आती है। ठीक है, चलिए, तो ये होगी भारत की जीडीपी। अब बात करें हम किसकी? जापान की। क्योंकि हमने जापान को पीछे छोड़ा है, तो इसको हम यहां नहीं छोड़ सकते। एग्जाम की दृष्टि से हमारे कितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं। जापान जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित देश है। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर के ये कौन से हिस्से पर है? तो ये प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से पर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जापान तो ऊपर ही रह गया, ये रहा जापान। अगर मैं बात करूं जापान की, तो जापान में 4 द्वीप हैं। ये मुख्यतः 4 द्वीप आपको दिख रहे होंगे। इनके नाम है होकाइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। ये जो होन्शु द्वीप है, ये इसका सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, और इसी द्वीप पर इसकी राजधानी है, और उसका नाम है टोक्यो। टोक्यो यहाँ की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा येन है, येन यहाँ की मुद्रा है, और यहाँ की जो संसद है उसको हम डाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो डाइट के नाम से हम यहाँ जानते हैं। अगर मैं बात करूं जापान का सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है माउंट फ्यूजी। कौन सी है? तो माउंट फ्यूजी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, और ये एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत का एकमात्र उदाहरण इसमें माउंट फ्यूजी है। ठीक है, अगर इससे आगे की मैं बात करूं कि जापान के ऊपर ये आपको छोटे छोटे जो द्वीप दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं क्यूरिल, क्यूरिल द्वीप। और क्यूरिल द्वीप का जो विवाद है वो किस किस के बीच है? तो ये जापान प्लस रूस, दोनों देशों के बीच में विवाद है। अगर आपसे पूछे कि क्यूरिल द्वीप के लिए किन 2 देशों के बीच में झगड़ा है, तो वो रूस और जापान होंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1।
चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1। अब रिवीजन भी कर लेते हैं पिछले क्वेश्चनों का। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता दी है? तो यूनेस्को ने अभी जो लखनऊ है उसको गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को जिसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहां पर है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे। हाल ही में सेंजेन 21 मिशन किसके द्वारा? तो ये चमगादड़ चीन के द्वारा भेजा गया है। हाल ही में भारत की पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 का शुभारंभ कहां किया गया? तो ये केरल के कोच्चि में किया गया। कहां पर? कोच्चि, केरल में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत किसने और कब की? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत अपने जन्म दिवस यानी 17 सितंबर 2025 को की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र को किस मुख्य गतिविधि पर पूरी तरह से रोक लगा दी है? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं अरावली पर्वतमाला आजकल सुर्खियों में है। सुर्खियों में किस कारण है? वहां पे जो खनन के कार्यों को अनुमति दी गई है उसके कारण है। अभी हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की जो परिभाषित करने की जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें 100 मीटर से नीचे वाली श्रृंखलाओं को अरावली से बाहर कर दिया था। उस निर्णय पर अभी उसने रोक लगा दी है। असल में हुआ क्या था, नवंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें कहा गया था कि जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां हैं या जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है उन्हें अरावली से बाहर रखा जाएगा, यानी वो खनन के लिए उपलब्ध होंगी। इसमें हुआ क्या, उसमें जो उनकी ऊंचाई मापनी थी वो अरावली की आसपास की जमीन से माप ली गई। यहां पर खेला ये समिति ये कर गई कि जब भी हम किसी पर्वत की ऊंचाई मापते हैं तो उसका आधार बनाते हैं समुद्र तल को। अगर समुद्र तल से हम 100 मीटर की ऊंचाई ले तो सारा अरावली बच सकती थी, लेकिन वहां पर समुद्र तल से ऊंचाई को ना लेकर उसकी आसपास वाली जमीन को ले लिया। इससे क्या हुआ, इससे 90% जितनी पर अरावली थी उसका 90% हिस्सा खनन के लिए उपलब्ध हो गया। इसकी चिंता व्यक्त की वहां के पर्यावरणविद ने, क्योंकि अरावली जो है इसके एक तरफ पश्चिम में जहां मरुस्थल है इसके पूर्व में हरियाली है। ये भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर मरुस्थल को बढ़ने से रोकता है। जो थार का मरुस्थल है वो आज तक पूर्व की ओर इसीलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि वहां पर अरावली ने उसको रोका हुआ है। अगर अरावली वहां से हट जाती है तो ये थार का मरुस्थल आगे की ओर अपना विस्तार कर सकता है। तो ये हमारे देश के लिए भी बहुत उपयोगी है। इस चिंता को देखते हुए पर्यावरणविद फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेता है। सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेते हुए अभी नवीनतम निर्देश जारी किए हैं जो इस करंट अफेयर में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसने रोक किस पे लगाई है? तो नए खदान पट्टे जारी करने और पुराने पट्टों के नवीकरण में इसने रोक लगा दी है। अब क्या इसने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नवंबर 2025 का जो हमारा आदेश था उसको हम अभी क्या करते हैं, स्थगित करते हैं, यानी अभी इस पर विचार नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक नया आदेश नहीं दे देते, नया आदेश नहीं आता तब तक ये बैन रहेगा। क्या बैन रहेगा? तो इसमें जो पट्टे हैं, पट्टों का नवीकरण, यानी जो नए पट्टों को रिन्यू करना था वो नहीं होगा, नए पट्टे भी जारी नहीं होंगे, नए पट्टे जारी नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो राज्य हैं, राज्य कौन कौन से जहां से अरावली गुजरती है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इनसे रिपोर्ट मांगी है या इनका वक्तव्य मांगा है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारे यहाँ जमा कराइए। ठीक है, तो ये किसने कहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो हुई सुप्रीम कोर्ट की, आदेश जारी कर दिया है। अब हम बात करते हैं अरावली की। तो उप सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हम ये जो मैंने आपको बताया वो सब इसमें लिख दिया है। चलिए, अरावली पर्वत की बात करें तो अरावली पर्वत जैसा कि मैंने आपको बताया 4 राज्यों में फैली है। किसमें? दिल्ली, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान और फिर गुजरात।
ये 4 राज्यों में फैली है। इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है जो 1722 मीटर ऊंची है। इस गुरु शिखर पर ही माउंट आबू एक पर्यटन स्थल है जो कहां पर है? जो राजस्थान में है। ठीक है, इस माउंट आबू में ही ब्रह्म कुमारी का आश्रम है। ठीक है, ब्रह्म कुमारी का आश्रम है इसी माउंट आबू पर। चलिए अब बात करें सुप्रीम कोर्ट की। चलिए सुप्रीम कोर्ट का इतिहास भी जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो हमारे संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से 147 तक है। यानी हमारे संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। अगर हम इसके इतिहास पर नजर डालें कि इसके इतिहास पर, तो इसके इतिहास पर नजर डालें तो 1773 में एक अधिनियम आता है जिसे हम 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस समय जो हमारे गवर्नर थे, गवर्नर बोले तो जो हम अंग्रेजों के सबसे सर्वोच्च अधिकारी थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और इस वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1773 का अधिनियम आता है जिसके द्वारा 1774 में क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहां पर? कलकत्ता में होती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में होती है, जिसके जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एलिजा एम्पे इनका नाम था। उसके बाद 1935 में पहुंचते हैं और 1935 में आता है भारत शासन अधिनियम। और इस अधिनियम को आधार बनाकर 1937 में हम संघीय न्यायालय की स्थापना करते हैं। संघीय न्यायालय जो अब तक कलकत्ता में था, इसको दिल्ली में ले आया जाता है। और उसके जो पहले चीफ जस्टिस बने वो थे मॉरिस ग्रेवेयर इसके पहले सीजे बनते हैं। अब इसके बाद 1947 में होता है हमारा देश आजाद। 1947 में देश आजाद होता है और 1950 में संविधान लागू होता है। संविधान लागू होने के बाद 28 जनवरी 1950 को हम इस संघीय न्यायालय को बदल देते हैं। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में बदल देते हैं। और इस सुप्रीम कोर्ट के पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका नाम था हीरालाल कानिया हमारे पहले चीफ जस्टिस थे। अगर मैं बात करूं इस बार 53वें सीजेआई कौन है हमारा? तो वो है हमारे 53वें सीजेआई सूर्यकांत। कौन बने हैं? तो सूर्यकांत हमारे वर्तमान में 53वें सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक अनुच्छेदों की, तो अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा। फिर अगर मैं योग्यता की बात करूं, इनके जो न्यायाधीश होंगे उनकी योग्यता क्या होगी? तो पहली योग्यता भारत का नागरिक होगा। दूसरी योग्यता क्या होगी? कि उसको हाई कोर्ट का जज का एक्सपीरियंस हो कितना? 5 वर्ष का। नहीं तो वो 10 वर्ष हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकील रहा हो। ठीक है, तो अगर ये योग्यताएं वो रखता है तो वो जज बन सकता है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर? तो कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ये अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं। किसको? तो राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास किया। चलिए, हाल ही में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा किसके 150वीं जयंती पर मनाया गया? तो ये हमारे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया गया। अगस्त 2021 में तालिबान शासन के बाद अफगानिस्तान की पहली बार किस देश में अपना आधिकारिक राजनयिक नियुक्त करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है भारत में।
हाल ही में चीन ने थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर, तो इसको आप याद रखेंगे, थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर में किस ईंधन के रूपांतरण में पहली बार सफलता प्राप्त की? तो इसने थोरियम से यूरेनियम में सफलता प्राप्त की। और ये भारत के लिए खुशी की बात है। क्यों है? क्योंकि भारत में जो थोरियम है ये बहुत मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये केरल की मिट्टी में पाया जाता है। केरल की मिट्टी है। और इस मिट्टी का नाम क्या है? तो इस मिट्टी का नाम है मोनोजाइट सॉल्ट। मोनोजाइट इस मिट्टी का नाम है। हाल ही में किस शहर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया है? तो ये किया है मुद्रे को सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में प्रभावी हुए 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? लीजिए आपके लिए सबसे जरूरी क्वेश्चन, क्योंकि जो लोग नौकरियां पाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि 8वां वेतन आयोग अब जारी होने जा रहा है। तो क्या है? 8 पेमेंट कमीशन, 8वां वेतन आयोग। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं ये वेतन आयोग होता क्या है। वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति होती है जिसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी जो भी हैं उनके वेतन भत्ते पेंशन की समीक्षा और संशोधन करना है। तो क्या है? पेंशन, वेतन और पेंशन में संशोधन करने के लिए बनाया गया। संशोधन तो किसके द्वारा किया जाता है? ये समिति द्वारा किया जाता है। अब जो ये समिति बनी है इसकी अध्यक्ष कौन है? यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो 8वां वेतन आयोग लगा है इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो इसकी अध्यक्षता की है रंजना प्रकाश देसाई ने। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने इसकी अध्यक्षता की है। किसकी? 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता की है। ठीक है। अगर मैं बात करूं ये प्रभावी कब से होगा, तो ये प्रभावी हो गया है 1 जनवरी 2026 से। क्यों हो गया है? क्योंकि जो 7वां वेतन आयोग वो समाप्त हो गया। कब? तो वो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया। अब 1 जनवरी 2026 से 8वां पेमेंट कमीशन लागू हो गया है। लेकिन ये लागू कब से होगा? यानी आपको तनख्वाह तुरंत मिलने लगेगी, ऐसा नहीं है। इसमें संभावना जताई जा रही है कि 2027 के अंत में या 2028 के शुरू में आपको इसका लाभ मिलने लगेगा। कब से मिलेगा? तो 2027 या 28 में इसका लाभ मिलने लगेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके लिए सैलरी जो बढ़ानी होती है उसके लिए समिति को समय चाहिए होता है। क्यों है? क्योंकि समिति को इसके लिए 18 महीने का समय दिया जाता है। फिर ये रिपोर्ट जाती है कैबिनेट के पास जाती है और कैबिनेट की मंजूरी में इस प्रस्ताव को कुछ समय लगता है, इसलिए तुरंत लागू नहीं होता। तो क्या अभी से सैलरी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन इस जो महीने आपके काउंट होंगे तब तक ये पेमेंट कमीशन आएगा। तब तक जितने भी महीने होंगे इसका जितनी बढ़ा हुआ आपकी तनख्वाह होगी, मान लीजिए आपकी तनख्वाह 1000 रुपए थी, अब 100 रुपए आपकी तनख्वाह बढ़ गई, तो 100 रुपए जब भी ये कमीशन लागू होगा 28 को, तो 100 रुपए के हिसाब से जितना आपका बैलेंस बनता होगा वो आपको 2028 में जब ये लागू होगा तब आपको सरकार दे देगी। यानी ये पैसा इकट्ठा आपको 2027 या 28 के शुरू में मिल जाएगा। अभी इसका कुछ लाभ आपको नहीं मिलेगा, आने वाले समय में जरूर इसका आपको लाभ मिलने वाला है। सबसे जरूरी इसमें चीज होती है वो है फिटमेंट फैक्टर। 8वां वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? फिटमेंट फैक्टर ये फैक्टर होता है जिसके द्वारा आपकी तनख्वाह बढ़ती है। तो इसमें इस फिटमेंट फैक्टर को अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.83 से 2.4 के बीच रखा जाएगा। यानी आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी ये इस बात पर डिसाइड करेगा कि ये फिटमेंट फैक्टर कितना है। इसको 1.83 से 2.4 के बीच रखे जाने की संभावना है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें न्यूनतम जो
न्यूनतम कितनी सैलरी बढ़ सकती है, तो न्यूनतम 14% और अधिकतम का अनुमान है कि 54% तक आपकी तनख्वाह में इजाफा हो सकता है। इसका अनुमान कमी है, लेकिन इनके बीच में से ही कुछ रहेगा, ऐसा आप मान सकते हैं। दूसरा आप बात याद रखेंगे, जो डीए होता है, डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता, क्योंकि ये जो होता है ये बेसिक सैलरी पर दिया जाता है, इस पर बेसिक जो आपका वेतन होगा उस पर दिया जाएगा। और डीए जो है महंगाई भत्ता बेसिक तनख्वाह में, बेसिक वेतन में नहीं जुड़ता, नहीं जुड़ता, ठीक है, क्या नहीं होता, तो ये नहीं जुड़ेगा बेसिक तनख्वाह में महंगाई भत्ता, सिर्फ ये किस पे लगेगा, बेसिक वेतन पर लगेगा। तो अभी लगभग लगभग तनख्वाह सबकी डबल हो जाएगी जब ये होने या लागू हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। वैसे तनख्वाह बढ़ने का लाभ किसी को नहीं होता, हर किसी क्षेत्र में उतना ही महंगाई बढ़ जाती है, तो सब लेवल बराबर हो जाता है। कुछ दिन जरूर आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा हुआ। हाल ही में गूगल प्रोजेक्ट सेंचर का डेटा सेंटर कहां लगाया जाएगा, तो ये अंतरिक्ष में लगाए जाने की बात चल रही है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, यानी युद्ध के द्वारा जो पर्यावरण का शोषण हो रहा है उसके लिए कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 6 नवंबर को हम उसको रोकने के लिए दिवस मनाते हैं। हाल ही में चर्चा में आया निसार, नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, तो किसके द्वारा, नासा और इसरो के द्वारा किया गया। हाल ही में ओपन एआई इंडिया क्यू बेंचमार्क कितने भारतीय भाषाओं के लिए के पर्सन शामिल किए गए हैं, तो इसमें 11 भाषाओं के पर्सन शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पोर्ट ब्लेयर ने पहली बार तिरंगा फहराने की ऐतिहासिक घटना किस तिथि को हुई थी। अभी क्या हुआ है, अभी हमने 82वीं वर्षगांठ मनाई है, 82वीं वर्षगांठ किसकी, 2025 में किसकी मनाई है, तो किसकी, तो ये है पहली बार तिरंगा फहराने की, तिरंगा फहराने की। और ये तिरंगा कब फहराया गया था, तो 30 दिसंबर 1943 में किसने फहराया था, तो जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर जो यहाँ की राजधानी भी है, जिसका नाम बदलकर अब क्या हो गया है, श्री विजयापुरम, विजयापुरम इसका नाम हो गया। यहाँ पर इन्होंने पहली बार तिरंगा फहराया था, ठीक है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन अंडमान निकोबार के द्वीपों पर जापान ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद जो सुभाष बाबू थे उन्होंने आजाद हिंद फौज की घोषणा, आजाद हिंद फौज की क्या की, स्थापना की। कहां पर, तो सिंगापुर में, सिंगापुर में ये आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। और ये स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को। और इसके बाद जो जापान था, जापान ने अंडमान निकोबार को किसको दे दिया, सुभाष जी को सौंप दिया, सुभाष जी को सौंप दिया। तो उसके बाद 30 दिसंबर 1943 को सुभाष बाबू ने इसको आजाद घोषित किया और यहाँ पर तिरंगा लहराया था, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैसा मैंने कहा जापान की सेना ने इस पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद इसे सुभाष बाबू को सौंप दिया गया, क्योंकि 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी थी। इस सरकार को किसका समर्थन प्राप्त हुआ, जापान, जर्मनी और इटली ने इसको अपनी सहमति दी और मान्यता दी कि हम इस सरकार को मान्यता देते हैं, ये यहाँ की सरकार है। इसके बाद जापान ने औपचारिक रूप से इन द्वीपों को नेताजी को सौंप दिया। 29 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर पहुंचते हैं और जिम खाना ग्राउंड पर, तो ये भी आप याद रखेंगे कहां पर इन्होंने तिरंगा फहराया था, तो जो जिम खाना ग्राउंड है पोर्ट ब्लेयर का, जिसका नाम विजयापुरम हो गया है, विजयापुरम, वहां पर इन्होंने तिरंगा फहराया था। साथ ही नेताजी ने अंडमान का नाम, जो अंडमान आज कहते हैं, उसको शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखने की
घोषणा भी की थी। इन्होंने साथ ही इन्होंने जनरल एडी लोंगानाथ को द्वीपों का गवर्नर नियुक्त किया था। तो लोंग नाथन को इन्होंने इसका गवर्नर नियुक्त कर दिया था। तो ये सभी क्वेश्चन हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। चलिए अब देखते हैं सुभाष बाबू के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो अगर मैं कहूं कि उस समय के कांग्रेस के अपने सबसे बड़े नेता थे। अगर इनकी बात करूं इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म आज के उड़ीसा में जो कटक है, उस समय पर ये बंगाल का एक क्षेत्र हुआ करता था। तो इनका उड़ीसा कटक में 23 जनवरी 1987 को हुआ था। 23 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। सिविल सेवा इन्होंने 1920 में उस समय की जो प्रतिष्ठित सिविल सेवा थी उसमें चौथी रैंक प्राप्त की थी। कौन सी रैंक प्राप्त की? तो भारतीय सिविल सेवा में इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। लेकिन 1921 में जब 1919 के जो जलियांवाला बाग कांड था उसके विरोध में इन्होंने इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। यानी एक आईएएस के अधिकारी को इस्तीफा देना छोटी बात नहीं होती। तो इनके बात करूं गुरु की, तो इनके गुरु थे क्रांतिकारी चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इन्होंने अपना गुरु बनाया। साथ ही इनकी बात करूं 1938 में हरिपुर और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। देखिए यहां पर बहुत महत्वपूर्ण कहानी आपको याद रखनी चाहिए। 1938 में यह कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाते हैं। उसके बाद 1939 में भी ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन गांधी जी को ये पसंद नहीं आता। गांधी जी इनके सामने अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। और गांधी जी ये भी कहते हैं कि अगर पट्टाभाई सीतारामैया को हार होगी तो वो मेरी हार होगी। इसके बावजूद भी उनका कैंडिडेट हार जाता है। उसके कैंडिडेट के हार के बाद जहां गांधी जी हमेशा लोकतंत्र की बात करते थे, वो लोकतंत्र का समर्थन ना करते हुए, यानी लोकतंत्र के द्वारा ही सुभाष जी को जिताया गया था, लेकिन उसकी भावनाओं की ना कदर करते हुए वो उनके समर्थक सुभाष बाबू को काम नहीं करने देते। इससे परेशान होकर सुभाष बाबू उनकी अध्यक्षता से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद 1939 में कांग्रेस को छोड़कर सुभाष बाबू ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सुभाष बाबू ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 1939 में की थी, हरिपुर व त्रिपुरी अधिवेशन के बाद। त्रिपुरी अधिवेशन को इतिहास में हम त्रिपुरी संकट के रूप में भी जानते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, ये तो मैंने आपको सब बता दिया। बात करूं और इनके कौन कौन से नारे जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष बाबू ने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो वो भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष बाबू के द्वारा दिया गया था। अगर बात करूं इनकी रेजिमेंट की, जब इन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई तो उसमें महिलाओं के लिए इन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट रखा। वैसे इनकी 3 रेजिमेंट और थी, गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट और सुभाष रेजिमेंट। 3 रेजिमेंट ये थी और चौथी इनकी थी झांसी, रानी झांसी रेजिमेंट। चलिए अब इसकी 75वीं वर्षगांठ पर रोज द्वीप के नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप हेलवॉक द्वीप के नाम का स्वराज द्वीप कर दिया गया। यानी इनका 2018 में हमारी जो मोदी सरकार थी उन्होंने क्या किया, इसकी जब 75वीं वर्षगांठ आई थी तो रोज द्वीप का नाम हमने नेताजी सुभाष द्वीप कर दिया और नील द्वीप का नाम हमने शहीद द्वीप कर दिया और हेवलॉक का हमने नाम स्वराज द्वीप कर दिया। ठीक है, साथ ही दिल्ली के जो लाल किले पे है नेताजी की समर्पित संग्रहालय की स्थापना की है और 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए ये हमारे नेताजी हैं और ये इनकी आर्मी। नेताजी जो बाद में एक रहस्यमयी विमान दुर्घटना में ऐसी खबर आती है कि नेताजी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन बहुत से लोग बाद में कहते रहे कि जो गुमनामी बाबा थे वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो है, दूसरी तरफ गुमनामी बाबा का। गुमनामी बाबा हाल में तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनके कयास लगाते रहे कि गुमनामी के अंधेरों में सुभाष बाबू ने ये जिंदगी जीकर अपना समय व्यतीत किया। चलिए
अब देखते हैं रिवीजन के क्वेश्चन। हाल ही में भारत बोत्सवाना से कितने चीते अगले महीने लाने की योजना बना रहा है? तो अभी कितने चीते? 8 चीते लाने वाला है। हाल ही में वर्ष 2025 में भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो ये 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में पारादीप फास्फेट ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इन्होंने राहुल द्रविड़ को चुना है। हाल ही में किसने कहा है कि कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल हो सकता है? तो ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। बाघों की संख्या में वृद्धि के बावजूद 2025 में दर्ज की गई रिकॉर्ड मौत किस राज्य के वन्य जीव प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बनी है? हम जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से हमने क्या किया था? बाघों का संरक्षण किया था। बाघों का संरक्षण। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो ये 1973 में शुरू हुआ। अब इसके परिणाम ऐसे हुए प्रोजेक्ट टाइगर के कि विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं। भारत में पाए जाते हैं, यानी जितने विश्व में बाघ हैं उनकी 75% जनसंख्या हमारे यहाँ पाई जाती है। अगर मैं बात करूं 2022 की जनगणना के अनुसार, भारत में बाघों की संख्या 2022 की गणना के अनुसार भारत में कितने टाइगर हैं? तो 3682 टाइगर हैं। इसमें से सर्वाधिक कहां पर हैं? तो सर्वाधिक एमपी में है, उसके बाद कर्नाटक में है और उसके बाद उत्तराखंड में। एमपी में इनकी कितनी संख्या है? तो 785 इनकी संख्या दर्ज की गई है कि एमपी में 785 टाइगर वर्तमान में उपस्थित हैं। और दुनिया का 75% टाइगर कहां पर पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं। लेकिन अब चिंता का सबब यह है कि भारत में 2025 में बाघों की मौत कितनी हुई है? तो बाघों की मौत 164 बाघ मारे जा चुके हैं। इसमें से 55 अकेले कहां पर हैं? एमपी में। क्योंकि एमपी जिसे हम भारत का टाइगर स्टेट भी कहते हैं, भारत का टाइगर स्टेट भी कहते हैं, इसमें 55 की मृत्यु हुई है। तो 55 बाघों का मरना ये चिंता की बात है। किसके लिए? तो एमपी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा एमपी में ही पाए जाते हैं, तो मौत का होना भी स्वाभाविक है। लेकिन अभी ये मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पिछले सालों की तुलना में इसमें काफी वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत में इस प्रोजेक्ट टाइगर के बाद कितने टाइगर रिजर्व बनाए गए, तो वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? रिजर्व बोले तो जो रिजर्व क्षेत्र जो घोषित किया जाता है टाइगरों के लिए, वे कितने हैं? तो ये 58 है। और इसमें नवीनतम बना है माधवपुर जो एमपी में है, नवीनतम बना है। अगर हम बात करें यूपी में टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो यूपी में 4 टाइगर रिजर्व है। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और नवीनतम सबसे रानीपुर। तो ये 4 टाइगर रिजर्व यूपी में है। अभी सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व एमपी में है, वहां इनकी संख्या 9 है। भारत में कुल 58 है, नवीनतम जिसमें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, भारत में कुल 164 बाघों की मृत्यु हुई है, जिसमें ये साल का आंकड़ा बढ़ गया है। क्योंकि अगर मैं बात करूं 2021 में 129, 2022 में 122, जबकि 2023 में 182 संख्या थी। लेकिन इस बार पिछले सालों की तुलना में कहीं अधिक है, जो 2024 में 126 रही। ये आंकड़ा एमपी में कितना पहुंचा है? तो 55 तक पहुंच गया है। इनमें से जो मरे हैं उनमें से 11 मौतें तो अप्राकृतिक रूप से दर्ज की गई हैं। यानी अप्राकृतिक रूप से मतलब कि इनको मारा गया है। और उस मारने का कारण क्या है? उस मारने का कारण है भारत में संख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन इनका रिजर्व क्षेत्र उतना नहीं है जिसमें ये आसानी से अपना शिकार कर सके। इसलिए ये अपने रिजर्व क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। साथ ही जो किसानों ने तारबंदी की है, जिसमें कई बार करंट भी किसान छोड़ देते हैं, उसके द्वारा भी इनकी मृत्यु हुई है। या मानव और
बाघ जो संघर्ष है उसके दौरान भी इनकी मृत्यु दर्ज की गई है। चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको बता ही दिया। विलुप्ति से बचाने के लिए 1 अप्रैल 1973 में इसको शुरू किया गया था। कहां से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट कहां पर है? तो ये नैनीताल में, नैनीताल उत्तराखंड में है। और इसका वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम इसका रामगंगा नेशनल पार्क है। रामगंगा नेशनल पार्क है। और इसका अगर इससे पुराना नाम कहूं तो क्या था? इसका उससे पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। हैली के बाद जिम कॉर्बेट हुआ, और जिम कॉर्बेट के बाद अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो संरक्षण अधिनियम द्वारा इसको किया गया है। और जो 2006 के वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया था। चलिए, अब बात कर लेते हैं एमपी की, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो भारत के मध्य में स्थित है, ये मध्य प्रदेश। अगर मैं इसकी बात करूं किस किस राज्य से सीमा लगती है, तो हमारे उत्तर प्रदेश से लगती है, राजस्थान से लगती है, इधर गुजरात से और महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से ये सीमा साझा करता है। इसकी बात करें राजधानी की, तो राजधानी इसकी भोपाल है। भोपाल इसकी राजधानी है। सीएम इसके मोहन यादव है। मोहन यादव यहाँ के सीएम है। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल इनके मंगू भाई छगन भाई पटेल है। मंगू भाई छगन भाई पटेल इसके वर्तमान राज्यपाल हैं। बात करें इसके हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट इसका जबलपुर है। जबलपुर में इसका हाई कोर्ट है। हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो 2 प्रमुख हवाई अड्डे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है, जिसका नाम है राजा भोज, राजा भोज। और एक इसका इंदौर में है, जिसका नाम है अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर। तो 2 आप इनके क्या हवाई अड्डे भी याद रखेंगे। बात करें यहाँ पर सीटों की, कि सीटों की संख्या यहाँ कितनी है? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधानसभा में जहां 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में 11 सीटें हैं, वहीं लोकसभा में 29। रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के सवेतन अवकाश की सुविधा दी है? तो ये राज्य है कर्नाटक। हाल ही में नेक्स्ट केयर किस देश की विकसित स्कॉट सेल थेरेपी है? तो ये भारत की है। हाल ही में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये बेलम ब्राजील में आयोजित हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 4 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये वाराणसी में दिखाई है। क्वेश्चन नंबर 6, NFAP 2025 मुख्य रूप से किस भविष्य की तकनीक के लिए स्पेक्ट्रम बैंड की पहचान करने पर केंद्रित है? अभी क्या हुआ है, अभी तक आप 4G और 5G चलाते थे। 4G एंड 5G तो बहुत कम लोग ही चलाते हैं, लगभग 4G ही चलाते हैं। लेकिन अब 5G और 6G की भारत केंद्र सरकार ने स्पेक्ट्रम बांटने की या नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे क्या होगा, जो हमारा दूरसंचार विभाग है वो राष्ट्रीय आवंटन योजना को जारी करेगा। जो हमारा DOT है, राष्ट्रीय संचार विभाग, ये क्या करेगा, हमारे यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम नीलामी है, स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगा। ठीक है, जिससे हमारे यहाँ पर जो 6G है उसको लोगों के बीच में लाया जा सके और अर्थव्यवस्था को और दिशा दी जा सके। इसे भारत में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के प्रबंधन की विभिन्न संचार सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए लाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जानकारी ध्यान रखनी है। ठीक है, ये मैंने इसके बारे में बता दिया है कि सैटेलाइट से जो नेटवर्क आएगा उसके लिए किया जा रहा है। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो जो भारत का पहला डिजिटल स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है वो छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा।
भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जिसके पास 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो वो केरल है। हाल ही में डेविड एसलिक को बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए? तो इनका उपन्यास है फ्लैश, उसके लिए दिया गया है। भारत और अंगोला ने किस क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली 3D फ्लैक्स एक्वियस एंजियोग्राफी तकनीक का उपयोग किस अंग की बीमारी के लिए किया गया है? हमारे यहाँ पर दिल्ली कैंट जो है, दिल्ली कैंट में एक आर्मी हॉस्पिटल है। दिल्ली में जो कैंट है उसमें जो आर्मी अस्पताल है, सेना का जो अस्पताल है, वहां पर क्या किया गया है? वहां पर जो आंख है, वहां के नेत्र विभाग ने, जो यहाँ का नेत्र विभाग है, यहाँ इसने आई स्टंट डाला है। किसके लिए? जो ग्लोकोमा बीमारी होती है, ग्लोकोमा बीमारी जिसे हम काला मोतिया के नाम से भी जानते हैं। किससे? काला मोतिया के नाम से। तो इसके इलाज के लिए एक इन्होंने आई स्टंट डाला है और ये 3D फ्लैक्स एक्वियस एंजियोग्राफी द्वारा डाला जाता है। एंजियोग्राफी का मतलब होता है वो क्षेत्र, जो क्षेत्र बंद हो चुका है उसको खोलना, यानी नसों को खोलना एंजियोग्राफी कहलाता है। तो ये एंजियोग्राफी के माध्यम से इसको डाला गया है। बात करें अगर आंखों की, तो आंखों में एक होता है दूरदृष्टि दोष और एक होता है निकट दृष्टि दोष। ये जो दूरदृष्टि दोष है, इसमें पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती और इसमें निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ठीक है। बात करूं अगर इस निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो अगर मैं दूर दृष्टि दोष की बात करूं तो दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है। इसमें हम उत्तल लेंस और इसमें अवतल लेंस का हम उपयोग करते हैं। अगर मैं बात करूं और रोगों की, तो विटामिन ए के कारण आंखों में कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। वहीं विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आंखों में सूखा रोग होता है। ठीक है। तो ये हो गई आंखों के बारे में जानकारी। तो हमारे जो विभाग है उसने अभी ये कार्य किया है। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये कर्नाटक के बेलगामी में हुआ है। बेलगामी, कर्नाटक। हाल ही में पारित असम बहुविवाह निषेध विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पुरुषों को बहुविवाह से रोकना, बहुविवाह करने से रोकना, इसका उद्देश्य करने से रोकना, कि पुरुष एक विवाह से अधिक ना कर पाए, इसको रोकने के लिए विधेयक लाया गया। हाल ही में पलक मुच्छल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस लिए दर्ज किया गया? तो इनको मानवतावादी कार्यों के लिए इनका नाम दर्ज किया गया है। इनमें इन्होंने जो हृदय के पेशेंट हैं, यानी हार्ट पेशेंट को इन्होंने पैसा दिया है उनकी सर्जरी कराने के लिए, बच्चों को। तो इन्होंने इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवाया है। भूटान में कालचक्र अभिषेक समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे पीएम मोदी जब भूटान की यात्रा पर थे तो वहां इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज कौन बनी है? अभी क्या हुआ, एक मैच चल रहा था तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम, और ये कहां पर है? केरल में। और मैच था श्रीलंका से, भारत वर्सेस एंड श्रीलंका। और इसमें जो भारत की बॉलर हैं, या ऑलराउंडर कहूं, ऑलराउंडर हैं, उनका नाम है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने क्या किया है? यहाँ 152वां विकेट लिया, 152वां अपने कैरियर का 152वां विकेट लिया। और इसके साथ ही इन्होंने 151 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेयर हैं
उनके नाम पर ये पहले दर्ज था। उन्होंने के नाम ये 151 विकेट लेने का टी20 में रिकॉर्ड था। अब 152 टी20 विकेटों के साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है दीप्ति शर्मा। तो ये है दीप्ति शर्मा जी। खुशी है कि इन्होंने 152वां विकेट लिया। हाल ही में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 को किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजन किया गया। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में उड़ीसा के किन दो समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो सोनापुरा और पुरी का जो तट है इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। हाल ही में भारत में कितनी गहराई पर विश्व की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने जा रहा है? तो भारत 6000 मीटर नीचे स्थापित करने जा रहा है। और 6000 मीटर नीचे जाने के लिए भारत ने एक यान भी तैयार किया है जिसको हम नाम देते हैं मत्स्य यान। ठीक है, और ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। किसके? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। और इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री है जितेंद्र सिंह। कौन है? तो इसके मंत्री अभी वर्तमान में जितेंद्र सिंह है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जांच एजेंसी के महानिदेशक के तौर पर किसे अतिरिक्त भार सौंपा गया है? तो अभी राकेश अग्रवाल जी को ये अतिरिक्त भार सौंपा गया है। राकेश अग्रवाल जो 1994 के आईपीएस अधिकारी हैं और इनको ही किसका? तो एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक का अभी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना 2008 में इसके लिए अधिनियम आया और 2008 में ही इसकी स्थापना कर दी गई। ये क्या काम करती है? तो ये आतंकवाद, विदेशी फंडिंग, विदेश से जो अवैध फंडिंग आती है, साथ में जो हवाला के जरिए जो फंडिंग आती है, और जो भी टेरर नेटवर्क हैं उनके लिए कार्य करती है। ठीक है, एनआईए का लोगो ये रहा, आप देख सकते हैं। हाल ही में गरुड़ 2025 अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो गरुड़ किसके साथ करते हैं हम? गरुड़ हम करते हैं गरुड़ वरुण शक्ति और फ्रिंजेक्स हम फ्रांस के साथ आयोजित करते हैं। तो इसका आयोजन भी इस बार फ्रांस में किया गया है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक 85 है। हाल ही में 30वें CII पार्टनरशिप समिट 2025 का उद्घाटन कहां किया गया है? तो CII किसने किया? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति जी ने किया है। उपराष्ट्रपति जिनका नाम CP राधाकृष्णन इनका वर्तमान में नाम है। हाल ही में भारत में विश्व में किस संस्थान पर सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है? यानी दुनिया में जो पेटेंट फाइल करते हैं कि ये चीज मैंने बना दी, मेरे नाम का पेटेंट कर दो, उसमें भारत का स्थान विश्व में कितना रहा? तो 6 रहा। यानी पेटेंट कराने की अर्जी हमारे से ऊपर 5 देशों ने और दी है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के तहत किस संस्थान ने PM युवा 3.0 योजना के परिणामों की घोषणा की? अभी क्या हुआ, हमारे यहाँ एक योजना है जिसका नाम है PM प्रधानमंत्री युवा 3.0। इसमें होता क्या है, हमारे यहाँ जो लेखक कौन से? युवा, जो भी युवा लेखक है, साथ ही आने वाले या कोई बहुमुखी लेखक हो, आने वाले या बहुमुखी, उन लेखकों को सम्मानित किया जाता है या उनके द्वारा जो लिखा गया है उसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, इसमें इस बार कितनों का चयन हुआ? तो इस बार इसमें 44 लेखकों का चयन किया गया है। ठीक है, 44 लेखकों का इसमें चयन किया गया है और इसमें से 43
43 का, इसमें से 19 तो महिलाएं हैं और 24 इसमें से पुरुष हैं। 24 महिलाएं और सॉरी 19 महिलाएं और 24 पुरुष हैं। और किसमें, जो 22 भारतीय भाषाएं हैं, 22 भारतीय भाषाओं में जो लेखक लिखते हैं उनको दिया जाएगा। इसके लिए 10 से 18 जनवरी के बीच क्या पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, तो ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगर मैं बात करूं 22 भारतीय भाषाओं की, तो जो हमारी अनुसूची 8 है, अनुसूची 8 उसमें 22 भाषाएं हैं। कितनी है, 22 भाषाएं हैं। जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थी। इसके बाद हम 21वां संविधान संशोधन करते हैं और उसके द्वारा हम पहले सिंधी भाषा को जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं, तो 1967 में जोड़ते हैं। उसके बाद हम 72वां 71वां संविधान संशोधन करते हैं और उसके द्वारा हम नमक बोले तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ते हैं। ये कब होता है, तो 1992 में किया जाता है। उसके बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है और उसके द्वारा हम मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी इन चारों भाषाओं को जोड़ते हैं। तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर 22 भाषा हैं। कैसे कैसे जुड़ी मैंने आपको सब बता दिया। ये किसका हिस्सा है, तो ये पीएम युवा जो है, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका हिस्सा है। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई, तो इसकी समिति की सिफारिश किसने की थी, यानी किस समिति ने इसकी सिफारिश की थी, तो वो थी हमारी समिति के अध्यक्ष का नाम अभी दिमाग में था, अभी भूल गया। चलिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा याद करके, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।